हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। ये है हमारा पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 3 ऑफ सी इंटर ऑडिट, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट। ऑलरेडी मैंने इसके पहले ऑडिट रिस्क ऐसे 315 ऐसे 330 इंटरनल कंट्रोल्स, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आईएफसी केस स्टडी 1 केस स्टडी 2 और टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन के वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। होपफुली वो आपने सारे ही देख लिए होंगे, या फिर अगर आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तभी ये टेस्ट योर नॉलेज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि तभी आपको ये सब कुछ समझ में आएगा। राइट, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, एमसीक्यूज और करेक्ट इनकरेक्ट, जो दिया है आपको पेज नंबर 3.79 पर। सबसे पहले एमसीक्यूज है, वो फटाफट देखते हैं। Which of the following is true regarding materiality? Materiality का बारे में नीचे जो ऑप्शन है उसमें से सबसे सही क्या है? It is unaffected by nature of an item. Nature of an item क्या है? उनसे उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है नेचर और अमाउंट, दोनों ही फर्क पड़ता है, तो ये तो गलत है, ये सही नहीं है। It is unaffected by requirement of law or regulation. Law और regulation की रिक्वायरमेंट क्या है? उनसे भी ये अफेक्ट नहीं होता है, ये भी गलत है। लॉ और रेगुलेशन में रिक्वायरमेंट है तो वो मटीरियल बन जाएगा। इट इज नॉट अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटीरियलिटी प्रोफेशनल जजमेंट की बात नहीं है, यह भी गलत है। मटीरियलिटी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर। राइट, इट इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। वो हर बार रिलेटिव साइज के बारे में नहीं होता है, कई बार नेचर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट के बारे में भी होता है। तो यहां पर आंसर आएगा डी, मटीरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ मैटर ऑफ रिलेटिव साइज। सिंपल। The operations of a company are automated substantially. Which of the following statement is most appropriate in this respect? कंपनी के जो ऑपरेशन है वो ज्यादातर ऑटोमेटेड है, सब्सटेंशियली ऑटोमेटेड है, तो नीचे दिए गए सेंटेंसेस में से कौन सा सबसे अप्रोप्रिएट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? इट रिजल्ट्स इन कॉम्प्लेक्स बिजनेस एनवायरनमेंट। इनसे बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इट रिजल्ट्स इन सिंपल बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इजियर ऑडिट। इनसे जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो सिंपल हो जाएगा और जो ऑडिट होगा वो इजी हो जाएगा। ऑटोमेशन हैज नो रिलेशनशिप विद कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जो ऑटोमेशन है उनसे बिजनेस एनवायरनमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी को कुछ भी लेना देना नहीं है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। एंड लास्ट, इट रिजल्ट्स इन सिंपल बिजनेस एनवायरनमेंट, हाउएवर इट इंक्रीजेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑडिट। इनसे बिजनेस एनवायरनमेंट सिंपल होगा बट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्या? ऑडिट कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। यहां पर सही आंसर है ए, जहां पर ऑटोमेशन ज्यादा होगा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बढ़ जाएगी। राइट। थर्ड, who is responsible for maintaining effective internal financial control? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल इफेक्टिव हो वो मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ऑडिट कमेटी, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट और डायरेक्टर्स की है, तो यहां पर आंसर आएगा सी। राइट, मैनेजमेंट को देखना है कि आईएफसी बराबर हो। फोर्थ एमसीक्यू, which of the following is not a risk to a company's internal control due to its IT environment? नीचे दिए गए इसमें से कौन सा पॉइंट है वो इंटरनल कंट्रोल का रिस्क नहीं है ड्यू टू आईटी एनवायरनमेंट? पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा, आईटी एनवायरनमेंट की वजह से पोटेंशियल लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, तो ये तो रिस्क है। इनएबिलिटी टू एक्सेस डेटा व्हेन रिक्वायर्ड, जब डेटा को एक्सेस करना चाहिए तब एबल नहीं है, वी आर नॉट एबल टू एक्सेस द डेटा, ये भी रिस्क बन जाएगा। अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, डेटा को जो पर्सन ऑथोराइज्ड नहीं है वो अगर एक्सेस कर पा रहा है तो वो भी रिस्क है, कुछ गलत हो सकता है। एंड प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को प्रोसेस करते हैं तो ये रिस्क नहीं है, ये बेनिफिट है, तो आंसर यहां पर आएगा डी, सिंपल। एंड लास्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल? नीचे में से कौन सा एग्जांपल जनरल आईटी कंट्रोल का नहीं है? कंट्रोल्स पर्टेनिंग टू डिजास्टर रिकवरी प्लान, डिजास्टर अगर कुछ भी होती है तो रिकवरी प्लान है, वो कंट्रोल ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल का एग्जांपल है, तो ये तो आंसर नहीं आएगा क्योंकि यहां पर नॉट है। कंट्रोल्स पर्टेनिंग टू बैच प्रिपरेशन, बैच प्रिपरेशन के ऊपर के कंट्रोल भी जनरल आईटी कंट्रोल में आता है, तो ये भी आंसर नहीं है। कंट्रोल्स पर्टेनिंग टू डेटा सिक्योरिटी, डेटा का सिक्योरिटी करना, ये भी जनरल आईटी कंट्रोल का एग्जांपल है, तो ये भी आंसर नहीं है। कंट्रोल्स पर्टेनिंग टू वैलिडेशन ऑफ इनपुट डेटा इन एन एप्लीकेशन, यहां पर स्पेसिफिकली लिखा है इन एन एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन कंट्रोल है। राइट, तो आंसर यहां पर आएगा डी, सिंपल। अब देखते हैं करेक्ट इनकरेक्ट। वैसे अब आपके न्यू कोर्स में जो MTP1 आई है उस हिसाब से करेक्ट इनकरेक्ट पूछे नहीं है, तो मेन एग्जाम में पूछने के चांसेस नहीं है, पर फिर भी ये करेक्ट इनकरेक्ट अगर हम समझेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज हो जाएंगे, और अगर इसमें से कुछ MCQs या डिस्क्रिप्टिव में कुछ पूछ लेते हैं तो हमें आ जाएगा। राइट, इसीलिए हम देख लेते हैं फटाफट। चलिए, सबसे पहला है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड द डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क।
मटीरियलिटी और ऑडिट रिस्क की जो डिग्री है उन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ये गलत है, उन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। यहां पर हमें आंसर दिया हुआ है इनकरेक्ट, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मटीरियलिटी एंड डिग्री ऑफ ऑडिट रिस्क, इन दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। द हायर द मटीरियलिटी लेवल द लोअर द ऑडिट रिस्क एंड वाइस वर्सा। मटीरियलिटी लेवल अगर ज्यादा होगे तो लोअर ऑडिट रिस्क होगा, राइट। जितनी मटीरियलिटी लेवल ज्यादा ऑडिट रिस्क कम माना जाएगा। अगर ऑडिट रिस्क ज्यादा है तो मटीरियलिटी लेवल को कम किया जाएगा ताकि ज्यादा मिसस्टेटमेंट को कवर अप किया जाएगा और ऑडिट रिस्क को हम कम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, the risk that a particular account balance or class of transactions could be misstated by an extremely large amount might be very low, but the risk that it could be misstated by an extremely small amount might be very high, right? चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। Control risk is the susceptibility of an account, balance or class of transactions to misstatement that could be material, either individually or when aggregated with misstatements in other balances or classes, assuming that there were no related internal controls. Control risk का मतलब है कि कुछ गलत हो सकता है क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या फिर डिस्क्लोजर में, वहां पर कंट्रोल नहीं है तब ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये कंट्रोल रिस्क नहीं है, ये इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क मतलब कि कंट्रोल से वो प्रॉपर नहीं है टू प्रिवेंट और टू डिटेक्ट एंड करेक्ट द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, राइट। Incorrect. Inherent risk is the susceptibility of an account balance or class of transaction to misstatement that could be material, either individually or when aggregated with misstatements in other balances or classes, assuming that there were no related internal controls. जहां पर इंटरनल कंट्रोल नहीं है, उसको देखे बिना, ध्यान में लिए बिना ही वहां पर डाउट है कि कुछ गलत हो सकता है, उसे इनहेरेंट रिस्क कहा जाएगा। Control risk, on the other hand, is the risk that a misstatement that could occur in an assertion about a class of transaction, account balance or disclosure, and that could be material, either individually or when aggregated with other misstatements, will not be prevented or detected and corrected on a timely basis by the entity's internal control. Control risk मतलब कि वो कंट्रोल से वो टाइमली मैनर में वो मिसस्टेटमेंट को प्रिवेंट नहीं कर पा रहे या फिर डिटेक्ट करके करेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसे कंट्रोल रिस्क कहा जाएगा। क्लियर। थर्ड सेंटेंस जो है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। टेस्ट ऑफ कंट्रोल इसलिए किया जाता है ताकि जो इंटरनल कंट्रोल है उनकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस है उसके लिए हमें एविडेंसेस मिल पाए। तो इट इज द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ the design of the accounting and internal control system, that is whether they are suitably designed to prevent or detect or correct material misstatement and the operations of the internal control throughout the period. Internal control की operating effectiveness check करते हैं, operating effectiveness regarding the design and implementation of control in prevention or detection and correction of the material misstatement, या फिर and दूसरा कह सकते हैं कि वो throughout the period वो operation में थे या नहीं, उसके लिए उसकी operating effectiveness के लिए audit evidences लिए जाते हैं। लास्ट सेंटेंस जो दिया है, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इंटरनल कंट्रोल को मेंटेन करवाने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर की है। ये गलत है, ये डायरेक्टर या फिर मैनेजमेंट की रहेगी, राइट, नॉट ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर तो वो इवेल्यूएट करेगा, चेक करेगा कि वो बराबर है या नहीं। Incorrect. The management is responsible for maintaining an adequate accounting system incorporating various internal controls to the extent appropriate to the size and nature of the business. Maintenance of internal control system is the responsibility of management because the internal control is the process designed, implemented and maintained by those charged with governance, management to provide reasonable assurance about the achievement of entities' objectives. Right? Simple. तो ये थे टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और करेक्ट एंड करेक्ट। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। और ये पूरा ही हमारा चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल था। इंटरेस्टिंग, लेंथी है, इंपॉर्टेंट भी है, राइट। होप आपको ये पूरा ही चैप्टर समझ में आ गया होगा, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो, कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन और रिव्यूज एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू के बारे में है, तो वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।